जो अब हम 9वां प्रश्न करते हैं। ये आपने उचित विराम चिन्ह लगाने, विराम चिन्ह के बारे में अभी आपने पढ़ा, तो उन विराम चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग करना है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम। मैं चिल्लाया, अब चिल्लाया के बाद वो रुक गया है, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। यह कूड़ा किसने फेंका है, अब ये बात है उसकी, तो इसको इन्वर्टेड कोमाज में दोहरा उद्धरण चिन्ह में हमने बंद करना है। तो यहाँ पे प्रश्न उसने पूछा है, तो इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। अब ये बड़े भाई साहब कहानी का नाम है, तो यहाँ पर हमने एकल उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम किसी की बात को बोलते हैं, जो बात कही है, तो उसके ऊपर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। और जब हमने किसी भी चीज को दर्शाना है, किसी कहानी को, किसी कवि के नाम को, किसी कविता को, तो हमने एकल उद्धरण चिन्ह में इसको बंद कर देना है। बच्चों क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह है, और बच्चों हैरानी वाली बात है, तो हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया है, और उसकी बात को हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया है। कचरा इधर उधर मत फेंको, अब इधर उधर विलोम शब्द है, तो इसके बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। अरे यहाँ पे हैरानी है, तो विस्मयादि बोधक। बाप रे, फिर हैरानी, तो फिर विस्मयादि बोधक। इतना बड़ा हाथी, यहाँ पर हमने पूर्ण विराम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपके सामने गद्यांश दे रखा है, जो अपठित गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके नीचे प्रश्न दे रखे हैं, उसके उत्तर आप इसी में से ही छांट कर लिखेंगे। तो बच्चों, इस गद्यांश की आप घर पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सेम फॉर्मेट आपके क्वेश्चन पेपर का होता है। तो एक अपठित गद्यांश आपका फाइनल में भी 10 नंबर का आता है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके अंक बढ़ाने में सहायक होगा। इसके बाद है निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर विराम चिन्ह हमने पढ़ लिए हैं, और आपने अब प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर विराम चिन्ह लगाकर। वैसे मैं ये पिक आपको सेंड करूंगी, लेकिन आपने उससे पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार। अब आपको पता है अनुस्वार क्या होता है, जो अंकी बिंदी होती है, जिनका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। तो अब अनुस्वार शब्द हमने देखना है कि कहाँ हमने अंकी बिंदी का प्रयोग करना है। इसके बाद है र का उचित रूप। अब र आपने देखना है कि यहाँ पर र पदेन पैर वाला आएगा या पैर ऊपर र आएगा, तो आपने जैसे ही अक्षर पढ़ोगे उसके उच्चारण के अनुसार आपने र का प्रयोग कर देना है। इसके बाद है हमारा 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। अब नुक्ता हमने काफी बार ये पढ़ लिया है। नुक्ता आपको पता है, ज और फ के नीचे ही जो बिंदु लगाई जाती है, उसको हम नुक्ता शब्द बोलते हैं। नुक्ता लगाने के बाद इसका अर्थ और इसका उच्चारण भी बदल जाता है। रोज, गर्ज, टेलीफोन, लिफाफा, जीनत, नाज। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। अब आपके पास मुहावरे दे रखे हैं, आपने मुहावरों का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ये मुहावरे वैसे हम अपने ज्ञान सागर की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है फूला न समाना, इसका मतलब है बहुत खुश होना, और आप अपने अनुसार यहाँ पर वाक्य बना सकते हो। मैंने लिखा है खिलौने मिलने पर बच्चा फूला न समाया, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया। कान भरना, चुगली करना। अब कई लोग होते हैं, जैसे राहुल सारा दिन अपने दोस्त के कान भरता रहता है। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। हम किसी भी चीज को हैरान रह सकते हैं देखकर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है छोटी बच्ची का सुंदर नृत्य देखकर सभी दंग रह गए। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना कोई भी स्वार्थ पूरा करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में ही लगे रहते हैं, कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। अब है खुश होना, भाव को प्रकट करने के लिए कई मुहावरे। अब आपके सामने देखो 5 मुहावरे हैं, लेकिन इन सब का अर्थ है खुश होना। जैसे मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पाँव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना। अब इन 5 मुहावरों का प्रयोग करते हुए आपने अलग अलग से वाक्य बनाने हैं, और लेकिन इन सब का मतलब है कि खुश होना। अब है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। अब संज्ञा शब्द दे रखे हैं, आपको पता है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब मुस्कुराहट शब्द क्या है, भाववाचक, क्योंकि उसके भाव को बता रहा है मुस्कुराहट। किसान, किसान शब्द क्या है, जातिवाचक,
क्योंकि किसान तो बहुत सारे होते हैं, पूरी जाति का ये बोध कर रहा है। भिखारी भी क्या है, जातिवाचक। धुलाई, धोने का भाव आ रहा है तो ये भाववाचक शब्द है। महाभारत ये व्यक्तिवाचक शब्द है क्योंकि ये नाम है उसका। नेक्स्ट है प्रेमचंद। प्रेमचंद भी व्यक्ति का नाम है तो इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। दुकान, तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, ये जातिवाचक है। शत्रुता, ये भी भाव है। शत्रुता, शत्रुपन का भाव है यहाँ पर, दुश्मनी का, तो ये भाववाचक शब्द है। शिमला व्यक्तिवाचक शब्द है और विद्यार्थी भी जातिवाचक शब्द। अब आपके पास है अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखो। अब ये औपचारिक पत्र है और इससे पहले मैंने आपके व्याकरण कार्य में भी औपचारिक पत्र की प्रैक्टिस करवाई थी, तो यही औपचारिक पत्र आपने अब स्वयं लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने वैसे यहाँ पर फॉर्मेट आपको औपचारिक पत्र का लिख दिया है और वैसे आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो फॉर्मेट आप देख लेना। वैसे तो अच्छा है कि आप देखने से बिना ही खुद लिखोगे और यहाँ पर आपने पूरा पत्र लिख देना है। धन्यवाद। अगर बच्चों कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।